नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के टॉप 300 प्लस क्वेश्चंस कराने वाले हैं और ये उसका हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम 100 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 3 पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्ज़ाम में आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बिना पढ़ा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन बना है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। फोर्थ है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। ध्यान देना है कि ये नई दिल्ली में हुई थी, मुंबई में नहीं हुई थी। कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका गठन हुआ था मुंबई में और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। 5 है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। उसके प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में, यहाँ सभा होगा सभी नहीं होगा, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो उनका पश्चिम बंगाल से हुआ था। 9th है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब भारत का पार्टीशन हो गया तो उसके बाद में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 299 थी। किस रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 महिलाएं शामिल थीं संविधान सभा में। नेक्स्ट है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो 33 मेंबर अनुसूचित जनजाति से थे। संविधान सभा में सभी धर्मों के सभी जातियों के लोगों ने भाग लिया था। तो महिलाएं जो थीं वो 15 थीं और अनुसूचित जनजाति के लोग जो थे वो 33 थे। 14th है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया अस्थायी तौर पे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य की जब नियुक्ति की बात हुई तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा नियुक्त कर लिया गया स्थायी रूप से और यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा की कार्रवाई कब शुरू हुई? तो इसकी कार्रवाई शुरू हुई 13 दिसंबर 1946 से। 13 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे JV कृपलानी। ठीक। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई? संविधान के जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट पे कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? वो हुई थी 114 दिन तक। 19 नंबर देखेंगे, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? हालांकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे सामने ऑप्शन होता है 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, तो इस तरह हम कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान देना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी?
अंतिम बैठक की बात हुई है वो हुई है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी मेंबर इकट्ठे हुए और अंतिम बैठक हुई, वो लास्ट बैठक थी और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को तो इसे लागू कर दिया गया पूरे भारत में। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया, तो संविधान सभा के द्वारा इनको राष्ट्रपति चुना गया और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 23 देखेंगे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ये मैंने प्रस्तावना वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया भी है, संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को। 24 नंबर है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जोड़े गए। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1976 में जो हुआ था। ये जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, 1976 में हुआ। तो 25 नंबर है लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष के संशोधन में किया गया। 42 में संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष भी कर दिया गया था 44 में संविधान संशोधन के तहत 1978 में। तो 42 में के तहत 5 से 6 वर्ष किया गया और 44 में के तहत पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, हालांकि संविधान तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, लेकिन भारतीय संविधान का जो फॉर्मेट तैयार किया था वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। इन्हीं को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, तो संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, 30 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में बात हो रही है तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, जबकि मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट देखेंगे किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42 में संविधान संशोधन को और 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति इनकी आयु जो थी वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, उसके बाद में 62 वर्ष कर दी गई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति। तो 41 में संविधान संशोधन के तहत ये 60 से 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इम्पोर्टेंट है ये। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट देखेंगे 34th। ये 34th में क्या है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन किस संशोधन के बाद बनाया गया, 69वां संविधान संशोधन के बाद। ये NCR से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, और वित्तीय आपातकाल लिया गया है ये भी अमेरिका से लिया गया है। राजकीय नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है रूस से ली गई है, पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी रूस से ली गई हैं। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे हमारे भारतीय संविधान में, तो 42 में संविधान संशोधन के तहत, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़े गए थे। ठीक है, 1975 में आपातकाल लागू होता है, आपातकाल लगता है। उसके बाद में 1976 में ज़रूरत महसूस हुई मौलिक कर्तव्यों की, तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। नेक्स्ट है 39वां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। हमें ऐसे रटना नहीं होता है,
लिंक करना होता है चीज़ों को। तो संविधान संशोधन, देखो साउथ अफ्रीका जो है बहुत डेवलप नहीं है, तो हम देखेंगे जहाँ डेवलपमेंट कम है वहाँ उन लोगों को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, अपने आप में बहुत ज़्यादा संशोधन करने पड़ेंगे, तभी वो अपग्रेड कर पाएंगे अपने आप को। तो इसी तरह से हम लिंक कर सकते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, हमेशा वो प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, उससे संबंधित। तो ये देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, मैंने नागरिकता वाला जो अपना वीडियो लाया था सेकंड पार्ट पॉलिटी का, उसमें मैंने ये कहा भी है, बताया है सारा, कि एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली दोनों कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया। तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2004 में। अब चूँकि भाषाओं की बात हो रही है तो हम और ये समझेंगे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया मैथिली को 2004 में, और कौन कौन सी भाषा इसके साथ में शामिल की गई थी संविधान में। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया, इसके तहत 4 भाषाओं को शामिल किया गया। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, पहली थी बोडो, दूसरी थी डोगरी, तीसरी थी मैथिली और चौथी थी संथाली। तो ये इसकी ट्रिक है BDMS, एक साथ याद रखेंगे BDMS तो याद रहेगा। 4 भाषाएं थीं BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट देखेंगे 42 क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची मूल रूप से संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थीं, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये हुआ था, और प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किस अनुसूची से संबंधित है। राज्यों के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था वो किस अनुसूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची से। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में से जोड़ा गया। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दल बदल से संबंधित है ये, किससे संबंधित है, दल बदल से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ यही है, देखो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, 10वीं अनुसूची में, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। 46 देखेंगे 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये एक्ट आया था 1992 में। नेक्स्ट देखेंगे फिर पंचायती राज संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो वो कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्था, वो है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और नेक्स्ट है फिर ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और ये 49 देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत यानी इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, ये संविधान में लिखा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 भाग 1 अनुसूची 1, ठीक है। इसमें कहा गया है भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, ये ऊपर भी बता चुके हैं, मैं रिपीट हो गया क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो वो है प्रथम अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। और 3 भागों में इसको बांटा गया है शक्तियों को, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र कानून बना सकती है, राज्य पे राज सूची पे राज्य बना सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र भी बना सकता है। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में इनके वेतन का उल्लेख किया गया है, दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है अनुसूची 2 और 3 में। तो यहाँ ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ वेतन से संबंधित बात है। तो हमारे इंडिया में क्या हमेशा मांगा ही जाता है
कि वेतन दो, पैसे दो, तो वेतन दो, तो वेतन, और अनुसूची कौन सी है, 2। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ये जस्ट ट्रिक है, ये ऐसा कुछ है नहीं। और नेक्स्ट 55 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री इत्यादि के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये कैसे याद रखेंगे, इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। बात हो रही है शपथ की, तो सा पा था शपथ, ये 3 वर्ड से मिलके बना है शपथ, तो तीसरी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, ये मेरे याद करने की ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं, या हो सकता है आपको पहले से भी याद हो। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 57 देखेंगे, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? मूल रूप से जब संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। ठीक, उसके बाद संविधान में संशोधन किए गए और अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया। वर्ष 1967 में 1967 में पहले जोड़ा गया सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, उसके बाद 1992 में जोड़ा गया 3 भाषाओं को। 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषाएं थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2003 में जोड़ा गया, वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया, और जो कि प्रभावी कब हुआ? 2004 में। तो 4 भाषाओं को ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो इस तरह से ये इन भाषाओं को जोड़ा गया। अब हम ये देखेंगे कि इनको याद कैसे करें। ये 8 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। तो 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 21वें संशोधन के तहत। 71वें जोड़ी गई, 71वें संशोधन के तहत जोड़ी गई KMN। ठीक है, जब हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो KLMN बोलते हैं, L को हम स्किप कर देंगे, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वें संविधान संशोधन के तहत जब 21 और 71 को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ 92, इसके तहत जोड़ी गई BDMS। हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 58वां क्वेश्चन, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। प्रथम है इसमें तमिल, प्रथम तमिल को घोषित किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया या ओडिशा। तो ये 6 भाषाएं हैं। 2004 में तमिल को घोषित किया गया, संस्कृत में 2005, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में। 2008 में 2 भाषाओं को घोषित किया गया था, एक तो कन्नड़ा एक और दूसरी तेलुगु। और नेक्स्ट 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया, यहाँ ओडिया होगा, ओडिशा नहीं। नेक्स्ट है नए राज्यों का स्थापना। नए राज्यों की स्थापना, ये देखो ये राज्यों से संबंधित 2 आर्टिकल हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है नए राज्यों का प्रवेश किया गया, बिल्कुल नए, एकदम नया राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे तिब्बत को हम अपने अंदर अधिग्रहण कर लें तिब्बत का, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा, एकदम नया राज्य बनाया जाएगा। उसका प्रवेश या इसकी स्थापना, या पाकिस्तान को अपने आप में मिला लें तो एकदम नया बनेगा वो, और उसका प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। और अगर वर्तमान में जैसे यूपी है, यूपी से 2 राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है, या इसका नाम चेंज किया जाता है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2, और वर्तमान राज्यों में नए राज्य का निर्माण, राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य का, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित होता है। कब गठित हुआ ये? 1 अक्टूबर 1953 को। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर गठित होने वाला। नेक्स्ट देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, और ये अधिनियम 1956 में पारित हुआ। फजल अली आयोग इसके अध्यक्ष बने। नेक्स्ट देखेंगे सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और ये 36वें संविधान संशोधन के तहत बना।
36वां संविधान संशोधन 1975। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि सिक्किम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बना, तो 36 में। ये 36वां संविधान संशोधन हुआ कब? ये हुआ 1975 में, ठीक है। और 22वां राज्य बना ये सिक्किम कब बना? तो 1975 में 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इससे पहले ये क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। 22 फरवरी 1987 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। किसको? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट देखेंगे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987 को, ठीक है। तो 1987 में 3 राज्यों को दर्जा मिला। कौन कौन से राज्य हैं वो? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन देखेंगे हम। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 22वां बना सिक्किम, 29वां बना तेलंगाना। तो ये कब बना? तो 2 जून 2014 को बना और इसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक। 67 नंबर देखेंगे। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था या था होगा? तो किसके तहत प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के तहत। ये अस्थायी उपबंध था जो कि हटा दिया गया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो इस तरह जम्मू कश्मीर से इसका विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसको अब विधिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और ये अनुच्छेद 300A में आता है। नेक्स्ट देखेंगे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 17 से संबंधित, ठीक है। लिंग, भाषा आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22 यानी 1919 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता 19A के तहत है। और 74वां हमारा क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 75वां क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में काम करवाना एक जुर्म होगा? तो अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, ठीक है, वरना इसमें सज़ा का प्रावधान है आर्टिकल 24 के तहत। 76वां है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध बताया गया है? ठीक है, मानव का जो है आपको मानव को ऐसा ट्रेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मानव के व्यापार नहीं कर सकते, मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते और उसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है, बलात् श्रम पे रोक है अनुच्छेद 23 के तहत 23। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के तहत है और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे 78 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद 39 का में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, कि कोई भी मैनेजमेंट अगर फैक्ट्रीज या कारखानों से रिलेटेड किया जाता है
तो उसकी मीटिंग में कर्मकारों का भाग लेना, जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनका पार्टिसिपेट करना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, ये 43 खा 43B के अंतर्गत आता है। और समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में आती है, बहुत चर्चा में रही है अभी, तो इससे रिलेटेड एक तो करंट का है वो देख लेंगे। गोवा में लागू हुई है ऑलरेडी, और उत्तराखंड की न्यू गवर्नमेंट आई, उसने कहा है कि एक समिति बना के समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऐसे आर्टिकल से ना हम भूल जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं। पूछा जाएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा किस में दिया गया है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का है वो है आर्टिकल 50। ऐसे समझो कि कार्यपालिका को 50% कार्यपालिका की शक्ति और 50% न्यायपालिका की, तो हो गया शक्ति का बंटवारा 50-50 किस किस में? कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये आर्टिकल 51 में आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 86 देखेंगे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? ये कही है 343। ठीक है, 143 होता है, उसकी जगह हम 1 की जगह 3 कर देंगे तो ये हमारी मातृभाषा से प्यार हो जाएगा। ठीक है, 343 उसी से संबंधित बात है, ये राजभाषा हिंदी होने की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 87 हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो है 351। तो 343 हो गया राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। 351 हो गया हिंदी को प्रोत्साहित किया जाएगा आर्टिकल 351 के तहत। और नेक्स्ट 88 होगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 88वां है हमारा कि प्राइमरी लेवल पे अगर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? जितने भी प्राइमरी स्कूल में वहाँ की मदर टंग में आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, वो है आर्टिकल 350 का में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को किस भाग और किस अनुच्छेद में रखा गया है? भाग 4 का में रखा गया है और अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है 90 वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य में कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट 92वां है 92 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? वो है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक होना। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है एवं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये होता है 5 वर्ष और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से या ब्रिटेन की महारानी से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? रबर स्टैम्प भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री है, इसीलिए इसको रबर स्टैम्प की आलोचना करके इसको कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति मात्र रबर स्टैम्प है। नेक्स्ट है 97 भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कौन संचालित करता है? वो करता है निर्वाचन आयोग। 98 नंबर देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। और ये हमारा 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 99 है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है, उसके बाद इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 के तहत चलती है। आर्टिकल 61 कौन से भाग में आता है? तो भाग 5 में आता है। और भाग 5 में क्या दे रखा है? संघ का वर्णन है। भाग 5 में संघ आता है और संघ में अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। इसमें हमने 100+ क्वेश्चंस के बारे में बात की है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इनसे बाहर तो नहीं आना चाहिए। और अभी 2 पार्ट और आएंगे हमारे। इस तरह से हम टॉप 300 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और कंप्लीट पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस ये हो जाएंगे हमारे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।